नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। करंट अफेयर के एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे। कल भी वीडियो अपलोड किया था मैंने। आज का ये वीडियो होगा, डेली ही अपलोड होगा लगभग में, तो कृपया करके देखा कीजिए और करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रैक्टिस करा कीजिए। नहीं करेंगे एमसीक्यू से तो आपका रिवीजन सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इससे पहले के जो भी एमसीक्यू हैं वो न्यूज़पेपर डिस्कशन एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अपने चैनल पर बिहार स्पेशल को लेकर काफ़ी कुछ कंटेंट उपलब्ध है। जैसे दृष्टि आईएएस के बुक से बिहार स्पेशल पूरा मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, और जो बीपीएससी स्पेशल घटना चक्र आती है जिसमें बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मैंने करवा दिए हैं। पूरी बुक ही मैंने करवाई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, और घटना चक्र भी बिहार समग्र नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी एमसीक्यू भी अपलोड है, तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। कंटेंट उपलब्ध है, एक रूटीन बनाकर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा। ओके, देखिए आज का सवाल पहला कौन सा है। 22 नंबर सवाल है, ज़रा ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और हल करने की कोशिश कीजिएगा। टेस्ट सीरीज अपने चैनल पर अपलोड है। अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ के सारे वीडियोज़ और PDF मिल जाएंगे। मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूँगा। भारत के चुनाव आयोग के बारे में सवाल पूछा गया है। चुनाव आयोग के पास संविधान या पंजीकरण के समय पार्टियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन करने के आधार पर पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति नहीं है। इसके बारे में ये कहा गया है कि पार्टियों का जो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन, वो रद्द नहीं कर सकती है चुनाव आयोग। ECI जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत में निष्क्रिय पार्टियों का पंजीकरण रद्द कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल निष्क्रिय पार्टियों का ही पंजीकरण रद्द कर सकता है, ऐसा कहा गया है। इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा? केवल 1 सही है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत में पार्टियों को पंजीकृत करने की शक्ति है, रजिस्टर्ड करने की, लेकिन निष्क्रिय पार्टियों को रद्द करने की भी शक्ति ECI के पास में नहीं है। किसी पार्टी का पंजीकरण केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब उसने धोखाधड़ी से पंजीकरण किया हो, अगर उसे केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया हो। इसी परिस्थिति में उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। अगला सवाल है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया। उनके बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली पॉलिस थीं। उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ डियर लाइफ और रन अवे है। कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो इसमें केवल दूसरा सही हो जाएगा। वो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कनाडाई थी। वो पोलैंड की नहीं, कनाडा की निवासी थी। क्या नाम था इनका? एलिस मुनरो। मैंने इनके बहुत सारी किताबों के नाम भी आपको बताए थे। एलिस मुनरो का जो निधन हुआ है, दुनिया की बहुत बड़ी साहित्यकार मानी जाती हैं। इन्हीं के बारे में मैंने सवाल छोटा सा पूछा है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपसे MCQ सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस अपना मत गिराइएगा। ये MCQ हम लोग कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एलिस मुनरो आपने पढ़ा होगा, आप भूल गए होंगे, पढ़ा तो गारंटेड होगा, तो आपका रिवीजन हो गया, अब आपको याद आ गया, है ना। तो इसी प्रकार से पढ़ाई ही की जाती है, तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और बार बार इसको जब करेंगे आप वीडियो के द्वारा तो आपको फिर याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपके दिक्कत नहीं होगा। ओके, अगला सवाल देखिए। हाल ही में FLIRT निम्न खबरों में था, यह क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कोविड वेरिएंट है जो खबरों में रहा था। ये नए प्रकार का कोविड वेरिएंट था। अगला सवाल है, भारत में आपदा के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारत में जो अलग अलग प्रकार की आपदाएँ आती हैं उसके बारे में सवाल पूछा गया है। भारत के 50% से कम भूमि भूकंप की आशंका से ग्रसित है। लगभग 68% कृषि क्षेत्र सूखे की चपेट में है। DRDO आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत सेवा प्रदाता है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा B, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा गलत है। भारत का 50 नहीं, लगभग में 60% एरिया जो है भारत का, वो तीव्र भूकंप से ग्रसित एरिया में से एक माना जाता है। भारत का 60% हिस्सा, खासतौर से नॉर्दर्न जो बेल्ट है, वो लगभग में पूरा का पूरा तीव्र भूकंप के लिए क्या है, तो वल्नरेबल हैं। आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत इसरो द्वारा अपने अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी प्रदान करने के लिए अनुकूलित किया गया है। DRDO का आपदा प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। किसका है? तो इसरो का लेना देना है। इसरो का हम उपयोग जरूर करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। DRDO रक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण करती है। अगला सवाल देखिए कौन सा है।
प्रेरणा कार्यक्रम के बारे में सवाल पूछा गया है। यह नेतृत्व गुण प्रदान करने के लिए अनुभवनात्मक शिक्षक कार्यक्रम है। इसे एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किया गया है। हर हफ्ते देश के विभिन्न हिस्सों में 20 छात्रों का एक बैच इसमें भाग लेता है। प्रेरणा कार्यक्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है यहाँ पर बिल्कुल ही। दूसरा क्या है, तो ये प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षक कार्यक्रम है, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड एक एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, जिसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अनूठा व प्रेरक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व गुणों से सशक्त बनाया जा सके। इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय का एक विभाग है, जिसका क्या नाम है, शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। हर हफ्ते देश के विभिन्न हिस्सों से 20 चयनित छात्रों, 10 लड़के और 10 लड़कियों का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेता है और उनको शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। छोटा सा ही ये था, मैंने न्यूज़पेपर में करवाया था क्योंकि चर्चा में आया था ये। अगला सवाल है आपका, हाल ही में WTO का AAO यानी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, याद कीजिए मैंने पढ़ाया था, खबरों में था, इसके बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। इस पर गैट के उरुग्वे दौर के दौरान बातचीत की गई थी। इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुंच को बढ़ावा देना है। इस समझौते के 5 स्तंभ हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AAO कहा जाता है। WTO का एक एग्रीमेंट है जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, हमेशा ही चर्चा में रहता है। भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि भारत अगर सब्सिडी प्रदान करता है तो अमेरिका और चीन जैसे देश भारत के ऊपर में कई बार वहाँ पर केस कर चुके हैं WTO में। आपको मैंने बताया भी था कि WTO के हाल ही में जो बैठक हुई थी वहाँ पर इस चीज़ पर गंभीर रूप से बातचीत की गई थी। 27 नंबर का देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तीसरा गलत दिया हुआ है। कृषि पर समझौता पर टैरिफ और व्यापार पर समझौता गैट के उरुग्वे दौर के दौरान बातचीत की गई थी। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना के साथ में ये एग्रीमेंट लागू हुआ था। यह सभी WTO सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों को निर्धारित करता है ताकि उनके देश में कृषि सब्सिडी और संरक्षण पर्याप्त प्रगतिशील कटौती की जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी देश अपने यहाँ पर मनमानी तरीके से कृषि में, एग्रीकल्चर में सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनका माल जो है वो सस्ता हो जाएगा और दुनिया भर में सस्ता माल आने से क्या हो जाएगा, दुनिया भर के व्यापार जो चेन है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके 3 स्तंभ हैं। घरेलू समर्थन या घरेलू सब्सिडी में कटौती करने का आह्वान करता है। समर्थन के समग्र उपाय को विकसित देशों द्वारा 6 वर्षों की अवधि में 20% और विकासशील देशों द्वारा जो है वो 30% के आसपास में सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं, हिंदी में तो यहाँ पर छूट गया था, इंग्लिश में यहाँ पर टाइप्ड है, 30% के आसपास प्रदान कर सकते हैं। तो इसको ज़रा याद रखिएगा, छोटा सा ही फैक्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर जो एग्रीमेंट है उससे सवाल पूछा जा सकता है। इस दौरान देश में किसान प्रदर्शन भी हुए थे और भारत सरकार के जो अधिकारी है वो बातचीत में शामिल होने भी गए थे। अगला सवाल देखिए क्या है, 28 नंबर। उचित और लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित मूल्य है जिसे उपभोक्ताओं को गन्नों के लिए किसानों को देना होता है। राज्य परामर्शित मूल्य गन्ने के वे मूल्य हैं जो उन राज्यों के द्वारा किए जाते हैं जो FPR का पालन नहीं कर रहे हैं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है। क्या है यहाँ पर, उचित और लाभकारी मूल्य जो FRP जो सरकार द्वारा गन्ने के लिए तय की जाती है उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। एक निश्चित मूल्य है जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को, किसानों को उनके गन्नों के लिए देना होता है, इसी को FRP कहा जाता है। इसी के बारे में छोटा सा सवाल था ये। कुछ राज्य उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए किसानों को FRP के अलावा अतिरिक्त भुगतान प्रदान करते हैं। कुछ राज्यों में चीनी मिलें राज्य सलाह मूल्य SAP नामक विशिष्ट राज्य स्तरीय समर्थन के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त भुगतान करते हैं। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पर SAP लागू कर रखा है और बाकी FRP क्या होता है, तो वो न्यूनतम मूल्य होता है जो चीनी मिलों को, किसानों को उनके गन्ने के लिए देना होता है, इसी को FRP कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है WTO के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1995 में उरुग्वे समझौते के तहत की गई थी। भारत 1996 में WTO का सदस्य बना है। WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश हैं। छोटा सा सवाल मैंने WTO के बारे में पूछा है आपसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को परिचालन शुरू किया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO
टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का उत्तराधिकारी है, जिसे वर्ष 1947 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी स्थापना नहीं हुई है। ये पहले से ही चला आ रहा जो गैट था उसी का रूपांतरित स्वरूप है। इसकी स्थापना नहीं हुई है 1995 में, बल्कि इसका रूपांतरण किया गया है। पहले गैट था, अब WTO कहलाता है। ये गैट के उरुग्वे दौर 1986-94 ने WTO के निर्माण के लिए काम किया और उसी के बाद WTO का निर्माण हुआ था। WTO का स्थापना करने वाला समझौता, जिसे आमतौर पर मराकेश समझौते के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग स्थापना मानेंगे तो कौन सा समझौता है, तो मराकेश समझौता है, जो 1994 में मोरक्को के मराकेश में हस्ताक्षरित किया गया था। वर्ष 1947 में गैट के और उसके उत्तराधिकारी WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है भारत हमेशा संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, इसलिए इसका उत्तर केवल 3 सही हो जाएगा। केवल 3 सही हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ था, इसीलिए इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फैक्ट्स। WTO को रिवाइज कर लिया आपने एक छोटे से क्वेश्चन से। रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट, अब इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि भाई इसका क्या होगा। इसे IUCN द्वारा जारी किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर कृषि खाद्य प्रणाली के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक रणनीतिक रूपरेखा प्रदान करता है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी केवल दूसरा सही है। यहाँ पर ये विश्व बैंक ने एक रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट को जारी किया था। किसने, तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, IUCN ने जारी नहीं किया था। कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने, 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक निवेश की आवश्यकता को रेखांकित किया था। किसने, तो वर्ल्ड बैंक ने किया था। ये रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये रिपोर्ट संबंधित है कृषि प्रणाली का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी से संबंधित वर्ल्ड बैंक का ये रिपोर्ट है। कृषि प्रणाली का जलवायु परिवर्तन, जैसे मीथेन का उत्सर्जन होता है, ये अन्य चीज़ों के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ रहा है, उसी से संबंधित ये रिपोर्ट था जिसके बारे में सवाल पूछा गया है। यह बताता है कि दुनिया का खाद्य उत्पादन वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा का समर्थन कैसे करता है। ये उपाय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ खाद्य प्रणालियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी की चर्चा इस WTO वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में की गई थी कि हम किस प्रकार की कृषि प्रणाली को अपनाएं जिससे हमारा खाद्य उत्पादन भी बढ़े और जलवायु परिवर्तन पर उसका कोई असर भी ना पड़े। इस रिपोर्ट का क्या नाम था, इस रिपोर्ट का नाम था रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट, विश्व बैंक ने जारी किया था। अगला सवाल है, हाल ही भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली INS दिल्ली शक्ति किल्टन ने नौसेना के पूर्वी बेड़े के परिचालन तैनाती के रूप में सिंगापुर का दौरा किया था। मझगांव डॉक शिपयार्ड द्वारा निर्मित INS दिल्ली दूसरा स्वदेशी डिजाइन वाला मिसाइल विध्वंसक है। INS किल्टन रूस से आयातित जहाज है। कौन सा कथन सही है, INS दिल्ली और INS किल्टन चर्चा में रहा था, केवल पहला सही है। यहाँ पर भारतीय नौसेना के जहाज INS दिल्ली, शक्ति और किल्टन ने दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के परिचालन तैनाती के रूप में सिंगापुर का दौरा किया था। कहाँ पर, तो दक्षिणी चीन सागर का। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय जुड़ाव, आपसी हितों और सहयोग पर चर्चा करना था। क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा स्थिरता बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए इसने यात्रा किया था। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित INS दिल्ली भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। तो ये पहला है ना कि दूसरा है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। किसी के स्टेटमेंट में कुछ आपको लगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। INS शक्ति अपने पूर्ववर्ती INS दीपक बेड़े के टैंकर हैं, साथ में अपनी श्रेणी का दूसरा व अंतिम जहाज है जिसे इतालवी जहाज कंपनी फिनकैटरी द्वारा बनाया गया था। INS किल्टन एक स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी विरोधी स्टील्थ कॉर्वेट है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS जो किल्टन है ये भी स्वदेशी ही है, कोई रूस से हमने इसको नहीं लिया है, ये सारे ही स्वदेशी थे। इसमें विदेशी कंपनियों ने भले निर्माण में मदद की थी लेकिन बनाया देश में ही गया था मैक्सिमम को। ओके, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी चीन सागर वैसे ही चर्चा में है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अगर किसी का हिंदी समझ में ना आए तो। ओके, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के लिए आपसे सवाल पूछा गया है। ये IUCN के तहत अंतर सरकारी संधि है, इसे बॉन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। मार्च 2022 तक इसके 195 सदस्य देश हैं। भारत अभी तक इस कन्वेंशन में शामिल नहीं हुआ है। कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है आपसे।
32 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। क्यों हो जाएगा डी? क्योंकि IUCN नहीं, UNEP के तहत एक अंतर सरकारी संधि है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत में ये संधि है, न कि IUCN में, जिसे वॉन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इस पर 1979 में हस्ताक्षर किया गया था और यह 1983 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1983 से। 1 मार्च 2022 तक CMS में 133 पक्षकार हैं। भारत भी 1983 में CMS का एक पक्ष है। भारत तो 1983 से ही शामिल है। और कितने सदस्य देश हैं? तो अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 133 हो जाएंगे। इसका उद्देश्य स्थलीय, समुद्री, पक्षी प्रवासी प्रजातियों को उनकी पूरी सीमा में संरक्षित करना है। स्थल पर कोई जीव अगर प्रवास कर रहे हैं, आकाश में कर रहे हैं या जल में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, तो उनको सुरक्षित रखना है। परिशिष्ट 1 में संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। परिशिष्ट 2 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, जो लंबे लंबे प्रवास पर जाते हैं। जैसे साइबेरिया से कई सारे पक्षियाँ उड़कर आते हैं अपने चिल्का लेक में। मैंने आपको समझाया भी था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा कठिन होगा ये। मध्य एशियाई फ्लाईवे, मैंने आपको पक्षियों के अलग अलग फ्लाईवे समझाए थे। मैंने जब आपको प्रवासी पक्षियों पर समझौता समझाया था तो उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई CMS का तात्पर्य होता है कि माइग्रेंट जो स्पीसीज होते हैं उसको लेकर कन्वेंशन ऑन माइग्रेंट स्पीसीज। तो उस समय मैंने आपको अलग अलग फ्लाईवे समझाया था, पक्षियों के फ्लाईवे जो कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से उड़कर जाती हैं वो। तो मध्य एशियाई फ्लाईवे के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। सेंट्रल एशिया फ्लाईवे इसको कहा जाता है। यह 30 देशों में फैले पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है। भूटान CAF का हिस्सा नहीं है। CMS सचिवालय ने पक्षियों के प्रवास के संबंध में वैश्विक स्तर पर 8 प्रमुख फ्लाईवे की पहचान की है, जिसके द्वारा पक्षियां उड़कर दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि इनके पास में मॉडर्न GPS तो नहीं है, लेकिन इनबिल्ट GPS होता है इनमें, जिसके माध्यम से साइबेरिया से उड़ के दक्षिण अफ्रीका तक चली जाती हैं। रूस से उड़कर दक्षिण अफ्रीका तक चली जाती हैं, बीच में रुकते रुकते सुरक्षित तरीक़ों से। तो इसका आंसर हो जाएगा C। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही गलत दिया हुआ है यहाँ पर। पहला जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर गलत पूछा गया था आपसे। मध्य एशियाई फ्लाईवे पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है, जो आर्कटिक महासागर से लेकर हिंद महासागर तक 30 देशों में फैला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप CAF का एक हिस्सा है, जहाँ 182 प्रवासी जल पक्षी प्रजाति, 29 संकटग्रस्त और भी कई सारी प्रजातियाँ जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप ही पूरा हिस्सा है, तो भूटान भी उसका हिस्सा ही हो जाएगा। CMS सचिवालय ने पक्षियों के प्रवास के पहचान के संबंध में वैश्विक स्तर पर 9 प्रमुख फ्लाईवे की पहचान की है। 9 प्रमुख फ्लाईवे है पक्षियों के लिए, जो वो यूज करती हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा C। केवल पहला सही था, दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ था। अंतर सेवा कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया था। मैंने आपको समझाया था कि सर्विस ट्रांसफ़र भी अब हो सकता है सेना में। बहुत बड़ा सुधार किया गया था। यह विधेयक सेना, नौसेना, वायुसेना के विशिष्ट कर्मियों पर लागू होता है। केंद्र सरकार तीनों सेवाओं में कम से कम एक कर्मियों को शामिल करते हुए अंतर सेवा संगठन का गठन कर सकती है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को गठित कर सकती है भारत सरकार, क्या करके? तो तीनों सर्विस में से कम एक कर्मियों को शामिल करते हुए। 34 का आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है इसमें से? तो इसमें डी दिया हुआ है। यह विधेयक सेना, नौसेना, वायुसेना के सभी नियमित कर्मियों पर लागू होगा। विशिष्ट लिखा हुआ है, जबकि सभी जो नियमित कर्मी हैं उन सभी पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भारत में स्थापित संचालित किसी भी बल को नामित करने की शक्ति सुरक्षित रखती है। वो किसी भी बल को नामित कर सकती है। भारत सरकार के पास ही अनन्य अधिकार है जिस पर विधेयक के प्रावधान लागू होंगे। केंद्र सरकार तीनों सेवाओं सेना, नौसेना, वायुसेना में से कम 2 कर्मियों को शामिल करते हुए एक अंतर सेवा संगठन का गठन कर सकती है। तीनों सर्विस में से 2 कर्मियों को लेकर इंटर सर्विस कमांड गठित कर सकती है भारत की सरकार। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको गठित किया जा सकता है। एटलीस्ट 2 जो हैं वो सर्विसमैन होंगे तीनों सेनाओं में से, उसके पश्चात इसका गठन हो सकता है। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये एक्ट पारित किया गया था 2024 ईस्वी में। मैंने आपको समझाया था कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट में से एक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी न्यूज़पेपर डिस्कशन मैंने डिटेल पढ़ाया था, मैगजीन में इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त कमान के बारे में चर्चा कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहला ही बार ज्वाइंट कमांड बनाया गया था, उसके बारे में एक छोटा सा सवाल पूछा गया है। यूपीएससी में भी इस बार आर्म फोर्सेस से सवाल पूछा गया है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रिसेवा थिएटर कमान है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास में 3 कमान है। प्रत्येक कमान का नेतृत्व 3 स्टार रैंक के सैन्य अधिकारी करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। यह पहली त्रिकोणीय सेवा है, पहली ट्राई सर्विस है, ये पहली ट्राई सर्विस है। और 4 स्टार जो जनरल होते हैं वही इसका नेतृत्व करते हैं। 4 स्टार जनरल इसका नेतृत्व करते हैं, 4 स्टार जनरल इसका नेतृत्व करते हैं, इसलिए तीसरा गलत है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। आरावली पर्वतमाला के बारे में एक सवाल पूछा गया है आपसे, इसका उत्तर जरा बताइए। यह पश्चिम भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुजरात में गुरु शिखर है। यह अवशिष्ट पर्वत है, न कि यह पर्वत है। ऊपर से 1 मिनट, वो सही कथनों को चुनिए, ये पूछा गया आप। टाइप में मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, टाइप में मिस्टेक है, बाकी मैं आपको समझाऊंगा क्या है। फैक्चुअली मिस्टेक नहीं है। ये पश्चिम भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 है। पहला सही है बिल्कुल ही। किन किन राज्यों में है? तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है, गुजरात के अलावा। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। ओके। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुजरात में गुरु शिखर है, नहीं, ये राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में हो जाएगा, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और ये अवशिष्ट पर्वत है, नगे पर्वत, यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि इस दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो इतना पुराना है समय के साथ इसकी ऊंचाई कम हो गई है और ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। ये दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत का भी एक उदाहरण माना जाता है इसको, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर मिसटाइप है, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही है, दूसरा क्यों गलत है वो मैंने आपको समझाया। तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा कि एक वलित पर्वत है, एक बहुत ही पुराना, सबसे पुराना वलित पर्वत हो जाएगा। वलित पर्वत का उदाहरण है। वर्तमान में इसको अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। ओके। जीन थेरेपी के बारे में सवाल एक पूछा गया है आपसे। जीन थेरेपी के बारे में ज़रा बताइएगा क्या होता है। जीन थेरेपी तकनीक किसी व्यक्ति का आनुवंशिक कमी को ठीक करने के विकार का इलाज करती है। यह तकनीक मांसपेशियों की कोशिकाओं के माध्यम से काम नहीं करती है। एएटी थेरेपी यकृत कोशिकाओं से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कौन सा कथन सही है? तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही। इसमें होता क्या है जीन थेरेपी में दरअसल में कि डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में त्रुटि के स्रोत को ठीक करके आनुवंशिक रोगों के इलाज की एक विधि विकसित की गई है, जिसको जीन थेरेपी कहा जाता है। जिसमें हम डीएनए को ठीक करते हैं, उसमें कुछ सुधार करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है तो शरीर जो है वो अपने आप को सुधार करता है। जीन थेरेपी तकनीक डॉक्टरों को दवाओं या सर्जरी का उपयोग करने के बजाय किसी व्यक्ति का आनुवंशिक कमी को ठीक करके विकार का इलाज करने की अनुमति देती है, इसीलिए इसको विशिष्ट माना जाता है। मांसपेशी की कोशिकाएं एक सामान्य लक्ष्य होते हैं जीन थेरेपी के दौरान, क्योंकि मांसपेशियों में इंजेक्ट की जाने वाली जीन थेरेपी अन्य मार्गों से शरीर में प्रवेश करने वाली जीन थेरेपी की तुलना में अधिक सुलभ होता है। इसीलिए मसल्स का उपयोग किया जाता है। मसल जो सेल होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर जीन थेरेपी में मसल सेल का उपयोग किया जाता है, मसल सेल का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। अगला सवाल है ओशियाना के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, इसका आंसर ज़रा बताइएगा। एक यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है ओशियाना का जो क्षेत्र है। हवाई और कुक द्वीप ओशियाना के प्रमुख द्वीप हैं। इस क्षेत्र के अन्य द्वीपों के विपरीत कुक जो द्वीप समूह है कोई खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं है। कुक आइलैंड के बारे में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको ये भी बताया था कि वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बैठक की थी प्रशांत महासागर के आइलैंड के सभी देशों को बुलाकर, ये भी आपको मैंने समझाया था। 38 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 सही है, यहाँ पर केवल 1 सही है। हवाई जो द्वीप समूह है वो ओशियाना का भाग नहीं माना जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और कुक आइलैंड जो है इसको खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए थे कि आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, पढ़कर ही एलिमिनेट कर सकते थे आसानी से। पीएम जय के बारे में आपको बताना है, ये योजना आपको मैंने समझाया था। देखिए क्या है, यह दुनिया की सबसे बड़ी पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
2018 में लॉन्च की गई प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करती है। प्राथमिक और माध्यमिक, यह केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा और तीसरा गलत है। ये पीएमजे दुनिया के सबसे बड़ी पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसलिए पहला तो सही हो गया। फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया इसको। यह योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको आयुष्मान भारत काम में नहीं आएगा, बल्कि माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, बड़े सर्जरी में बड़ा इलाज करवाना है तो वहाँ पर इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा, दैनिक उपचार, दवाओं की लागत, निदान सब कुछ शामिल होता है। ये एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जनगणना डेटा के द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित की जाती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र और विधायिका के मतलब केंद्र और राज्य के बीच में 60-40 का है, और वहीं पर विशेष राज्यों के जो अगर देखेंगे तो 90 और 10 के अनुपात में खर्चा किया जाता है। 90 रुपया केंद्र सरकार, 10 रुपया विशेष राज्य खर्चा करते हैं। सामान्य राज्य में 60 और 40 का रेशियो रखा गया है। 40 सवाल है और आज का अंतिम सवाल इसी को रखते हैं। क्या है कि एमएसएमई वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% का योगदान देता है। यह भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गलत है। एमएसएमई वर्तमान में भारत के जीडीपी में लगभग में 30% का योगदान देते हैं। जीडीपी के डेटा से सवाल बनाया था छोटा सा मैंने ये, इसीलिए आपको ये करके जाना चाहिए। एमएसएमई भारत के कुल निर्यात में 45% का योगदान करते हैं। उनकी विविध उत्पाद श्रृंखला जो अक्सर आला बाज़ारों की मांग को पूरा करते हैं, मतलब बड़े बाज़ार की जो मांग होते हैं वो एमएसएमई के बाज़ार ही जो हैं, मार्केट जो हैं वही पूरा करते हैं। एमएसएमई जो होते हैं इसको हमारी इकोनॉमी का वाहक के तौर पर भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा रोज़गार भी यही मुहैया करवाते हैं। छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था इन्होंने ही संभाल कर रखी हुई है। आज हमने 26 मिनट के वीडियो में भी काफ़ी सारे सवाल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लंबे वीडियो इसलिए नहीं रखता हूं ताकि आप कंसंट्रेट कर पाएँ। बाद में जब 100 MCQ हो जाएगा तो इसको कंपाइल कर लेंगे एक, फिर 400 MCQ का कंपाइल कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, 2 घंटे के वीडियो में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा जितना आप छोटे वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।